आगे बढ़ते हैं और अब एक्सपर्ट्स की पिक्स हो गई, बिग स्टॉक्स हो गए, अब खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ा जाए और हर्षदा जुड़ती हुई जो आपको बताएंगी कौन कौन से आज स्टॉक्स रडार पर रखते हैं। पहला ज्वेलरी गाबा सर, टाइटन का चार्ट रेडी रखिएगा। हर्षदा, क्या अपडेट्स? आशीष, जिस तरह से सोने के दामों में इजाफा देखने को मिला है और ये करीब करीब $2665 के करीब कॉमेक्स में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। कल भी हमने देखा था एमसीएक्स में भाव आसमान छू रहे थे, ऑल टाइम हाई पर है। इसका सीधा इम्पैक्ट ऑफ कोर्स ज्वेलरी कंपनियों पर देखने को मिलेगा। तो आप टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सेनको, साथ ही साथ रीसेंट लिस्टिंग पीएन गार्डगिल, इन सब पर नजर रखेंगे। थंगमाइल, सारी जो लिस्टेड एंटिटीज हैं वो रेडार पर रहेंगी। लेकिन जब भी हम सोने में इतना इजाफा देखते हैं उस समय ये भी आपको ध्यान में रखना होता है कि गोल्ड लोन कंपनियां कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि पिछले स्पाइक्स में गोल्ड लोन कंपनी स्टॉक्स में भी इजाफा बनता दिखाई दिया है। तो मुथूट, मनप्पुरम यूजुअल सस्पेक्ट्स है, लेकिन आप साथ ही उन बैंकों पर भी ध्यान दीजिएगा जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो अच्छा खासा बनाए हुए हैं, जिसमें फेडरल है और कैथलिक सीरियन बैंक भी है। बिल्कुल, तो ये खैर गोल्ड की कीमतों को लेकर स्टॉक्स रेडार पे। अच्छा, एक चार्ट दिखाता हूँ आपको कल्याण ज्वेलर्स का। 3 महीने का चार्ट देखिए कल्याण ज्वेलर्स का, और 3 महीने से लगातार गोल्ड की प्राइसेस बढ़ ही रही हैं, ठीक है ना, कम तो नहीं हुई है 3 महीने से। 76%। आशीष, हमारी बात हुई थी जब उन्होंने इंडिकेशन दिया था कि वो ब्लॉक डील में मतलब वो माल खरीदेंगे प्रमोटर्स। अच्छा, क्या होता है, एक हम अजम्पशन लेते हैं कि अगर गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो वो ज्वेलरी कंपनीज के लिए नेगेटिव होगा। सही भी अजम्पशन है भाई, रॉ मटेरियल है। सारे के सारे ज्वेलरी स्टॉक्स लेकिन ऑलमोस्ट हाइज पर हैं। आप टाइटन देखिए, टाइटन में भी कल एक ब्रेकआउट आया था। कल्याण तो खैर लगातार ऑल टाइम हाइज लगा रहा है। इसका कारण क्या होता है, साइकी होती है कि अगर गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आप उल्टा और लेते हैं, क्योंकि एक तो फेस्टिवल आ रहा है और गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लगता है कहीं और ना भाग जाए, मैं ले लेता हूँ वो। और गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम खास तौर से हिंदुस्तान में आपने कभी भी लिया, आपको और 10 साल बाद और ज़्यादा स्ट्रांग ही मिला है वो। इसने एक्चुअली सेंसेक्स को मैच करा है। अगर आप कंपाउंडेड रिटर्न्स देखेंगे तो गोल्ड ने मैच करा है सेंसेक्स को। और थोड़ा गोल्ड तो मेरा हमेशा एक व्यू रहा है कि हमेशा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसके लिए एक रीज़न है कि गोल्ड और कंपनी अपने आप को हेज भी करके रखती हैं, और ये पास थ्रू होता है, सिंपल पास थ्रू होता है। तो इसके लिए, और कई बार तो आपने गोल्ड की ज्वेलरी बना तो दी थी 50,000 की गोल्ड पर, अब गोल्ड आ गया 75,000 पर, आप बेचेंगे उसको 75,000 पर। तो कई बार तो ये उल्टा इनके फेवर में जाता है, क्योंकि आप देखिए उस दिन का प्राइस लगाया जाता है। अगर आप बुक भी करेंगे ना, जिस दिन आप डिलीवरी लेंगे उस दिन का प्राइस मिलता है आपको। तो इसलिए ये एक रीज़न है कि एक्चुअली ज्वेलरी कंपनियां जो है ना वो इस तरीके के रिटर्न्स जनरेट कर रही हैं पॉजिटिव साइड पर। ये भी एक बड़ा सेक्टर बन गया अब 2-3 बड़ी नई लिस्टिंग आने के बाद। पहले सिर्फ टाइटन होता था, अब काफ़ी प्लेयर्स आ गए यहाँ पे। कल्याण ज्वेलर्स 2 साल पहले वो 70-80 वाला स्टॉक था और 2 साल में कहाँ पहुँच गया है वो। गजब मूव्स है। शत्रुघ्न साहब, अच्छा शत्रुघ्न साहब ने वैसे मेंशन कर रखे हैं, वो क्या था, वो सेंको गोल्ड 1 महीना हुआ है, उसका चार्ट भी उठाइएगा। 30-35% तो वो भी चल गया वहां से। शत्रुघ्न साहब, पोर्टफोलियो में रख रखे हैं, कौन कौन से रखे हैं आप लोगों ने? बिल्कुल, तो आशीष हम काफ़ी पॉजिटिव रहे इस पूरी ज्वेलरी थीम पे, और इसमें 2 स्टॉक लार्ज कैप में टाइटन और थोड़ा स्मॉल मिड कैप में सेंको, ये 2 स्टॉक हमने रखे हुए थे, और इसकी हमने काफ़ी चर्चा भी आपके शो पे लास्ट 2 महीनों में की। तो एक तो जो 3-4 बड़े कारण थे, एक तो अनुज ने बहुत अच्छे से समझाया कि एक तो 12% का अगर से आप देखेंगे गोल्ड के रिटर्न है पिछले करीब 15 साल का। आप अगर से एक एवरेज रिटर्न पकड़े और उसी समय पे निफ्टी का कंपैरिजन करें तो वो रिटर्न और निफ्टी का रिटर्न और गोल्ड का रिटर्न ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो अच्छी बात यह है कि गोल्ड में जो डॉलर का हम देखते हैं कंटिन्यूसली एक एप्रिसिएशन है, रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से हमें गोल्ड का जो बेनिफिट है वो ज्यादा अच्छा मिलता है। तो इस वजह से कंपाउंडिंग काफी अच्छी रही। दूसरी बात, ज्वेलरी कंपनीज का आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड जो ज्वेलर्स है उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, और अभी जो रिसेंट रेट कट हुआ जहां पे 15% से 6% का ड्यूटी के अंदर में जो कट किया गया, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि इससे डिमांड में सडनली एक जबरदस्त पुश आ गया। और आप देखेंगे जो सेकंड हाफ है उसमें वैसे भी शादियों के दिन ज्यादा है, तो इसकी वजह से भी एक डिमांड पिकअप होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बड़ी लग रही, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स काफी एक्शन में रहे। तो आपने देखा सेंको, कल्याण ज्वेलर्स, सभी स्टॉक बहुत अच्छे ट्रेंड में रहे। हमारी टॉप पिक इस स्पेस में टाइटन और सेंको रही, और दोनों को ही हम अभी कंटिन्यू रख रहे हैं। हमारा मानना है एक अच्छी अपसाइड ये आने वाले 6 महीनों के अंदर में इन दोनों स्टॉक से देखने को नजर भी आ सकती है। ओके, चलिए, अच्छा क्विकली आगे बढ़ रहा हूं। हर्षदा, एमसीएक्स ने कल शाम को एक नोटिफिकेशन शेयर किया आशीष। इन्होंने अपने दरअसल ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हैं वो थोड़े से बदले हैं, रिवाइज किए हैं। उस लिहाज से पहले यहाँ पर जो
करीब ₹1.75 से ₹2 या ₹2.5 तक की ट्रांजैक्शन फीस वसूली जाती थी पर लाख ऑफ टर्नओवर। अब उसको एक स्टैंडर्ड कर दिया है, करीब ₹2.10 प्रति लाख के टर्नओवर पर ही वो फीस आपको देनी होगी। अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर अब आपको जो नया फीस है वो करीब करीब ₹41.80 प्रति लाख रुपए के ट्रांजैक्शन पर देनी होगी। पहले जो बैंड था वो करीब ₹40 से ₹50 प्रति लाख ट्रांजैक्शन के बीच था। बेसिकली यहाँ पर सेबी ने उनको कहा था कि इस समय वो स्लैब्स चार्ज कर रहे थे, थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कीजिए। उस कॉन्टेक्स्ट में दरअसल ये स्टैंडर्डाइजेशन आ रहा है। ये जो नए नियम होंगे वो दरअसल 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स लागू होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि अगले हफ्ते से ये नए नियम लागू होंगे। ओके, रखिए MCX रडार पे। तो बेसिकली वो टियर्ड सिस्टम से अब वो सिंगल स्ट्रक्चर की तरफ चले गए, फिक्स ट्रांजैक्शन फी पे जाएंगे। ये रेगुलेटर ने कहा था, वो MCX करता हुआ। इस पे वैसे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, आधे का भाव था शायद MCX का। किसकी थी? मॉर्गन स्टैनली अंडर परफॉर्म 2950 के टारगेट। इसमें सब गलत पड़े हैं आशीष, क्योंकि जिस पेस से ये भागा है ना स्टॉक, आई डोंट थिंक किसी ने सोचा था। जब स्पेशली आपको याद होगा जब वो ट्रांजिशन की बात चल रही थी, जब वो TCS के प्लेटफॉर्म पर आ रहे थे, एक आध बार गड़बड़ी भी हुई थी। उसके बाद काफ़ी लोगों को लगा था कि क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। आई डोंट थिंक किसी ने सोचा होगा कि ये इस तरीके का मूव आएगा। मतलब 2000 से हर लेवल पर लोगों ने शॉर्ट करने की कोशिश की है इसे, और देखिए क्या शानदार, मतलब ये और BSE, इनफैक्ट इसने शायद BSE से को भी बीट कर दिया अब तो पिछले कुछ मिनटों में। अच्छा, इस पर मैं एक बात बताऊं, कल हमारी बात हो रही थी बाय चांस, जब मुझसे बीरू ने सवाल पूछा था कि एक्सचेंजेस में, तो एक IEX पर बात हुई थी। कल का IEX का इंटरडे दिखाइए। खैर मुझे उस समय तक पता नहीं था कि ऐसी कोई न्यूज़ आ जाएगी IEX में, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, अगर आपको एक्सचेंजेस में अगर पार्टिसिपेट करना है तो IEX के मुकाबले कंपेरेटिवली BSE और MCX वहाँ पर मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर ट्रैक्शन है। फंड रेजिंग प्लान्स वाली कंपनीज KEC और इजी ट्रिप प्लानर्स। हर्षदा, क्या फंड रेजिंग हो रही है भाई? एक तो KEC इंटरनेशनल का QIP खुल चुका है कल शाम को आशीष। 870 करोड़ रुपए कंपनी रेस कर रही है। जो प्राइस है वो करीब ₹975 प्रति शेयर के आसपास आकी जा रही है। पोस्ट इस QIP करीब 3.5% तक का डाइल्यूशन होता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी बेसिकली कुछ कर्ज इनके बुक्स पर है, उसे चुकाना चाहती है, और कुछ पैसा ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी रेस कर रहे हैं, इसीलिए वो स्टॉक आज खबरों में है। इजी ट्रिप के लिए अपडेट ये है कि निशांत पिट्टी कंपनी के एक फाउंडर है और वो दरअसल 8.5% हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। ये सौदा करीब 622 करोड़ का होता हुआ दिखाई देगा। ब्लॉक विंडो में होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। ₹41.50 वो इंडिकेटिव प्राइस हमें इसकी जानकारी मिली है। ध्यान रखिएगा, निशांत पिट्टी लगभग 28.13% हिस्सा वैसे इस कंपनी में होल्ड कर रहे थे जून क्वार्टर के अंत तक, यानी कि Q1 के अंत तक। उसमें से 8.5% हिस्सा वो ऑफलोड कर रहे हैं इस ब्लॉक डील के जरिए। ओके, ये हो गए 2 फंड रेजिंग वाले स्टॉक्स जो आज रडार पे। फंड रेजिंग, स्टेक सेलिंग, जो कहना है कि ये आप यहाँ पे नजर रहेंगी। कंचन के पास चला जाए, फिर उसके बाद वापस स्टॉक्स की न्यूज रिज्यूम करेंगे, लेकिन पहले ब्रोकरेजेस के रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स। कंचन, गुड मॉर्निंग, कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे? गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं BEL की। मैक्वेरी की राय है, इस पे आउट परफॉर्मेंस की कॉल दी है और जो लक्ष्य कर दिया है वो कर दिया है ₹350 का। अब रिसेंटली जो कंपनी की तरफ से गाइडेंस आई थी फिस्कल ईयर 25 को लेके, उसी सेम डायरेक्शन में कंपनी चल रही है। जो भी फुलफिलमेंट बोली गई थी, जो चीज़ें बोली गई थी, कहीं ना कहीं वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। सेकेंड हाफ में हमें हो सकता है कि अच्छे ऑर्डर आते हुए दिखाई दे, तो वो खासा फोकस यहाँ पे हमें रखना चाहिए। बैकलॉग से ग्रोथ के ट्रेंड को भी कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ Q2 में कमेंट्री के ऊपर खासा नजर रहेगी, पर्टिकुलरली अगर पाइपलाइन की बात करी जाए और साथ ही साथ सप्लाई चेन की बात करी जाए कि मैनेजमेंट की तरफ से किस तरीके का इसको लेके गाइडेंस आता है। एक ये भी की फैक्टर रहेगा और देखने वाली चीज रहेगी BEL के अंदर। अगर हम जेफरीज की बात करें, पिरामल फार्मा में, तो फिस्कल ईयर 30 तक $200 करोड़ का रेवेन्यू और करीबन 25% EBITDA मार्जिन का टारगेट रखा गया है। यही नहीं,
कहीं रेवेन्यू गाइडेंस हासिल करने के लिए जो कंपनी का इस टाइम पे एक कंट्रीब्यूशन हर चीज़ को लेके वो कहीं ना कहीं मेंटेन है। साथ ही साथ रेवेन्यू में सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा संभव है। केपेक्स ज़्यादा है और केपेक्स पे काफ़ी तेज़ी से खर्च भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद डेट कहीं ना कहीं कम करने पे कंपनी का खासा ध्यान है इस टाइम पे। और फिस्कल ईयर 30 तक एबिटा के 1x तक नेट डेट संभव है, जो कि फिस्कल ईयर 24 तक करीबन 3.5x पर था। साथ ही मजबूत मार्जिन से फिस्कल ईयर 25-26 में जो एबिटा है वो 4 to 10% बढ़ने का अनुमान भी जताया जा रहा है। रखिए दोनों स्टॉक्स रडार पे। पिरामल फार्मा की तो आज मेरे कल इन्वेस्टर मीट थी शायद, इसलिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी, और आज सुबह 9 बजे इनकी चेयरपर्सन नंदिनी पिरामल की शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो और डिटेल शेयर करेंगी वो। खैर रडार पर रखिए इन सब के बीच में ये दोनों ब्रोकरेज रडार वाले स्टॉक्स, बीईएल और पिरामल फार्मा। हर्षदा के बाद वापस चलें डेल्टा कॉर्प। हर्षदा क्या अपडेट्स हैं? डेल्टा कॉर्प के लिए डेवलपमेंट ये है कि अपने वो रियल एस्टेट बिजनेस को थोड़ा सा रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को अलग डीमर्ज करने वाले हैं। उस लिहाज से वो अप्रूवल आ चुका है। अब डेल्टा पेनलेन नाम की वो कंपनी रहेगी, वो भी लिस्ट होती हुई दिखाई देगी। अगर आपके पास एक डेल्टा कॉर्प का शेयर है, उसके सामने आपको एक पेनलेन का शेयर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये इनफैक्ट वो अप्रोच है, कंपनी अपनी हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट बिजनेस को डीमर्ज कर रही है। डीमर्जर रिलेटेड अपडेट्स हैं भाई, देखते हैं किस तरह का रिएक्शन थोड़ा सा डी रिस्क भी कर रहे हैं ना, मतलब क्योंकि अगर पूरी की पूरी गिरती रहती है हाँ वो जो कसिनो बिजनेस है या वो अड्डा 52 का बिजनेस है, उस पर बार बार एक इम्पैक्ट आता रहता है। और इनका होटल काफ़ी अच्छा है वैसे, स्टैंड अलोन। अगर आप इनके 2 होटल, गोवा वाला होटल बहुत शानदार है, मतलब बेस्ट होटल्स में से आता है। तो उसकी तो वैल्यूएशन मिलती नहीं है इसको, क्योंकि पूरे की पूरी इसको एज ए कसिनो कंपनी गिना जाता है। तो इसकी वजह से तो आई थिंक ये एक रीज़न है कि इन्होंने ये व्यू लिया है। अगर आप ब्रॉडर मार्केट में कहेंगे ना कि अगर सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में से कौन है, तो वो ये है। लेकिन हमेशा यहाँ पर रेगुलेटरी रिस्क है। तो ये मेरे ख्याल से डीमर्जर के बाद एक आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप एक स्टैंड अलोन रियल एस्टेट या होटल कंपनी ले लें। दाव लगा सकते हैं फिर उस स्पेसिफिक धंधे पे, इस वॉलेटिलिटी से बच के। खैर अच्छा आइडिया। फिर तो डेल्टा का रडार पे रखते हैं, किस तरह के मूव्स आते हैं खुलने के बाद, उस पर एक्सपर्ट्स पे फिर चेक लेंगे बाद में। आपने अपफ्रंट चर्चा करी थी Hyundai और स्विगी की, जो मेगा आईपीओस को कल शाम को मंजूरी, उनसे कई सारे स्टॉक जुड़े हुए हैं जिनकी चर्चा आ भी चुकी है, लेकिन वो आईपीओ अपडेट्स क्या हैं ये जान लेते हैं। हर्षदा क्या है अपडेट? ये इनफैक्ट इस साल के बड़े आईपीओज में शामिल होंगी दोनों ही कंपनियां, लेकिन सबसे ज्यादा आई थिंक उत्साह Hyundai को लेकर रहेगा। आशीष, Hyundai अपने इंडिया बिजनेस को दरअसल लिस्ट करने की तैयारी पूरी कर चुकी है। सेबी की तरफ से वो अप्रूवल मिल चुका है इनके पब्लिक इशू को। $3 बिलियन का ये इशू होगा। अक्टूबर में आ सकता है कंपनी का इशू, यानी कि अगले महीने, अगले हफ्ते इस पर आगे कुछ और डिटेल्स आती हुई दिखाई देंगे। पूरा का पूरा ये जो इशू है वो ऑफर फॉर सेल है, यहाँ पे फ्रेश इशू कंपनी नहीं रेस कर रही है। माना यही जा रहा है कि इस पर्टिकुलर एंटिटी की वैल्यूएशन करीब 18 से 20 बिलियन डॉलर के बीच आकी जा रही है। याद रखिएगा पिछला जो सबसे बड़ा आईपीओ आया था वो LIC का आया था, और LIC ने करीब $2.7 बिलियन का आईपीओ लेकर आए थे। ये दरअसल $3 बिलियन तक का आईपीओ है, तो उस पर नजरें रहेंगी। साथ ही साथ इस पर अगर आप नजर रख रहे हैं तो मारुति मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं मारुति को कैसे Hyundai ने वैसे भी मार्केट में टक्कर दी थी, अब शेयर बाजार में भी वो टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। और ऑफ कोर्स वो पैसेंजर व्हीकल स्टॉक्स पर भी नजरें रहेंगी। साथ ही स्विगी का भी आईपीओ को अप्रूवल मिल गई है। ये $1.5 बिलियन का आईपीओ रहेगा। पोस्ट वैल्यूएशन यहाँ पर एक अच्छे खासे अपटिक की भी गुंजाइश है। नियरली $15 बिलियन की वैल्यूएशन आकी जा रही है, और इसका सीधा सरोकार ऑफ कोर्स जोमेटो से है। बिल्कुल। और देखिए कितना क्रेज़ है इन आईपीओस का, मैं आपको बता देता हूँ। मैं सुबह सुबह एक रील डालता हूँ, रोज़ एक रील सुबह सुबह आती है, मैं शुरुआत करता हूँ। जब तक हम इस शो में आते हैं तब तक मतलब 8:30-9 बजे तक मैं चेक करता हूँ, तो उसमें करीब करीब 1 लाख व्यूज़ होते हैं। आज मैंने जो आईपीओस पर वो रील डाली थी उसमें 3 लाख व्यूज़ आ चुके हैं। तो मतलब वो आपको बता रहा है कि क्लियर कट कहाँ पर ट्रैक्शन है इस समय। आज तक कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक छूट गए हो तो? आशीष, जिलेट पर नजरें रहेंगी। जिलेट के लिए अपडेट यह है, बांग्लादेश में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था प्रोडक्ट्स का वो बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा FY 24 में ये लगभग 2% की सेल्स इन्होंने ली थी बांग्लादेश वाले बिजनेस से, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। HDFC लाइफ ने कहा है कि सितंबर 27 को दरअसल बॉन्ड इशू के जरिए फंड रेज करने की तैयारी है। लगभग 2000 करोड़ रुपए दरअसल
कंपनी रेस कर सकती है। शारदा एनर्जी छोटा टिकट साइज का स्टॉक है, लेकिन इस पर नजरें रहेंगी। छत्तीसगढ़ एनवायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कि गारे पाल्मा 7 कोल माइन में ऑपरेशंस दोबारा शुरू कर सकते हैं, इसीलिए वो स्टॉक आज रेडार पर। शिल्पा मेडिकेयर प्रोमोटर्स ने 3.49% ऑफ इक्विटी प्लेज की है। साथ ही साथ मेरे एसेट ने कल दरअसल कार्ट्रेड के शेयर में खरीदारी की। 920 रुपीस प्रति शेयर पर यह सौदा हुआ है। वॉबर्ग पिंकस ने नियरली 40 लाख शेयर बेचे थे, इसीलिए वो सौदा होता हुआ दिखाई दिया। ओके, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का पहला सौदा। Co-powered by SBI, Solid Bank की solid backing और Scenic 710 असली waterproof ply। कुछ लोग लोकल प्लाई का रंग, कम दाम या वाटरप्रूफ का स्टैंप देखकर धोखा खा जाते हैं, और ये है सैनिक 710। लोकल प्लाई बस वाटरप्रूफ होने का दावा करते हैं, और सैनिक 710 ही असली वाटरप्रूफ प्लाई है। तो धोखा मत खाइए, सैनिक 710 ही घर लाई। सैनिक 710 सिर्फ 114 रुपीज पर यूनिट। Co-powered by SBI, Solid Bank की solid backing और Scenic 710 असली waterproof ply।